हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ 38 अप्रैल है आज, और आज जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं उसको लेकर के हम फिर हाजिर हो गए हैं। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देख लेंगे, पहले ओवरव्यू, उसके बाद इन डिटेल उसकी चर्चा करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिहाज से उसको जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए उस डायमेंशन में हम आज सारे न्यूज़ को देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स से। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या आज चर्चा में मुद्दे हैं। तो पहली हाईलाइट हमारी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मामला है। एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने एक पिटीशन डाली है और उन्होंने बोला है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट ना करके अगर उनको जो हिंदू लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, ऐसी उनकी डिमांड है, सो दैट क्या हो सके, उनको उनके पेरेंट की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल सके। तो क्या न्यूज़ है, एससी इशूज़ नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन पिटीशन ऑफ नॉन बिलीवर मुस्लिम। तो इसमें बात की गई है, जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, उनने गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू किया है और उसमें बोला है कि इस तरीके का कोई प्रोविज़न अगर है या हो सकता है तो आप प्लीज़ इसको करिए, सो दैट हम क्या कर सके, इस तरीके के लोग जो चाहते हैं, जिनकी कोई इच्छा है इस तरीके की, उनको यहाँ पर फुलफ़िल किया जा सके। तो क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे। साथ के साथ में ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 में रिलेट करता है। जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहाँ पे ये टॉपिक रिलेट करेगा। तो हम अपने एग्ज़ाम के लिहाज से इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फैक्चुअल, जैसे कि आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन की बात करता है, तो वहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, वहाँ से लिंक हो सकता है और हो सकता है कि आपसे इस तरीके से कहीं क्वेश्चन बन जाए, तो हम इसको देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, G7 मिनिस्टर्स अग्री टू फेज आउट कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2030। तो G7 कंट्रीज़ की मीटिंग होनी है। अभी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया है कि मेलोनी जी ने इंडिया को इनवाइट किया है और मोदी जी ने उसको इनविटेशन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो G20 की जो मीटिंग है वो तो जून में होने वाली है, लेकिन उनके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि अभी जो कोल फायर्ड प्लांट इस्टेब्लिश किए जाएंगे बाय 2030। और जो भी ये पूरा मुद्दा है वो COP28 से निकल के आया है। COP28 में इस तरीके की बात की गई थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस इतने हो रहे हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, इसको लेकर के ये पूरा मुद्दा है, कंसर्न है। तो देखेंगे क्या न्यूज़ आई हुई है। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट डज अ राइज इन सेविंग कॉज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो यही जो है आर्टिकल है मैं बात कर रही थी, जिसके बारे में इकोनॉमी में जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। और यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पर एक थ्योरी है जिसके बारे में बात की जा रही है, कीन्स की थ्योरी है, जिसमें वो कहते हैं कि जब सेविंग बढ़ने लगती है तो इन्वेस्टमेंट घटने लगता है। तो इसको अलग अलग जो लोगों ने अपने दिए हैं राय, और उसके द्वारा बताया कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेविंग बढ़ने का मतलब नेगेटिव इफेक्ट ही होगा इकोनॉमी के ऊपर, कुछ उसके लॉन्ग टर्म में अच्छे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, इसको हम अच्छे से देखेंगे सो दैट आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल सके और एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और इकोनॉमी में स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो बहुत ही अच्छे से हम इसको देखेंगे। अगली हमारी हाईलाइट क्या है, द राइजिंग शेयर ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ कंसर्न। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें बात की गई है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि कहना चाहिए कि जो किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल आय पर लगने वाला टैक्स है वो घट रहा है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ के रिगार्डिंग ये सारी बातें की गई है। तो इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है, इसके बारे में ये आर्टिकल है, तो बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, वाई इज़ वेनिस चार्जिंग अ एंट्री फीस फॉर टूरिस्ट। तो अभी वेनिस जो है, जो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है, इटली में वहाँ पर पड़ता है, इटली के आसपास में वेनिस, तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो टूरिस्ट आने वाले हैं वहाँ पर उनको एंट्री फ़ी लगाई जा रही है, और इसको रिलेट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो क्या न्यूज़ है उसको देखेंगे, और किस तरीके से अगर ये जो टूरिज़्म है उसको एंट्री फ़ी लगा दिया जाए, हर कंट्री ऐसा करने लगे, तो इसके क्या बेनिफिट है या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, इसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको देखेंगे। यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्ट में भी बात की गई है कि क्या इंडिया को इस तरीके से कोई भी मेजर लेने चाहिए, तो देखेंगे इसको क्या पूरा मुद्दा है। अगली न्यूज़ क्या है, कोर्ट्स नर्स टू हॉस्पिटल चार्जेस अ रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी। तो ये एक एडिटोरियल आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़फुल फैक्ट्स इसमें नहीं है, लेकिन एक इशू ज़रूर, कंसर्न ज़रूर रेज होता है, क्या कि जो हॉस्पिटल के चार्जेस हैं, अभी जो अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसी बीमारी की, उसी सर्जरी की ट्रीटमेंट में अराउंड जितने भी चार्जेस लगते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका 2 गुना या 3 गुना लग जाता है। तो उससे रिलेटेड कोर्ट ने ऐसा गवर्नमेंट से बोला है कि आप इस
तरफ भी ध्यान दीजिए, कुछ तो ऐसे मेजर्स लीजिए सो दैट ये जो गैप है, जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनके बीच ये जो गैप है उसको कम किया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग ये जो आया हुआ है एडिटोरियल उसको हम देख लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन सेट टू एक्सेलरेट। अभी स्टडी एक आई है, मैंने कल बात की थी कि जो हीट वेव आ रही है या फिर टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका एक इफ़ेक्ट हो रहा है किसके लिए, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड, कि हीट वेव और ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर राइज होने की वजह से साइक्लोन की या एंटी साइक्लोन के जो केसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये बात की गई है कि अभी जो इंडियन ओशियन का जो सरफेस लेवल है वहाँ पर जो पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ रहा है, और इसका सीधा सीधा रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, साथ के साथ में टेम्परेचर भी वहाँ का राइज हो रहा है जो कि कंसर्न है। तो देखेंगे इसको क्या बात कर रहा है और इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाले हैं हमारे ऊपर में, उसको देखेंगे। अगली हाईलाइट क्या है, एक्सपर्ट पैनल फेवर्स रीओपनिंग एलिफेंट कॉरिडोर शिफ्टिंग चिन्नाकलन कॉलोनी। तो अभी ये जो केरला से रिलेटेड एक न्यूज़ है, केरला में जो हाथियों का जो आक्रमण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ये क्यों बढ़ता है, जब भी मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है तब इस तरीके के केसेस आते हैं। तो वहाँ पर एक जो चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि एक हाथी है जो क्या करता है, वहाँ पर जो पीडीएस होते हैं, जो कि राशन दुकानें होती हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता तो वो शहर की तरफ भागता है, या फिर जो कॉरिडोर्स है जो कि एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रीच होने लगा है लोगों के द्वारा, वो जंगलों की कटाई हो रही है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे रीजंस की वजह से क्या है, जो रियल नेचुरल हैबिटाट है एनिमल का वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और इसकी वजह से वो धीरे धीरे शहरों की तरफ आ रहे हैं, और शहरों की तरफ आते हैं तो फिर वहाँ पर लोग होते हैं, और लोग क्या होते हैं, कई बार डर जाते हैं। बड़े भाई हाथी तो देखकर कोई भी डर जाएगा, अगर वो ऑफेंसिव रूप से आ रहा है आपकी तरफ, बिल्कुल दौड़ता भागता आ रहा है, तो आप भी डर जाएंगे, हम भी डर जाएंगे। तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो हाथियों को नुकसान पहुँचाते हैं, और हाथी भी लोकल जो वहाँ पे लोग होते हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो उससे रिलेटेड अभी कोर्ट ने एक बात बोली है कि क्यों ना आप कॉरिडोर बना दीजिए, वहाँ पर एलिफेंट कॉरिडोर बना दीजिए, सो दैट हाथी जो है भाई अपने कॉरिडोर में, अपने एरिया में चल करके अपने जो भी भूख भोजन है, पानी है, उसकी व्यवस्था कर लें। वो आएंगे ही नहीं अगर जो रिहायशी एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में, तो फिर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं। तो ये पूरी न्यूज़ है, कुछ अलग अलग डायमेंशंस में आज अच्छे आर्टिकल है, इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, आपके इकोनॉमी से भी रिलेटेड है, तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं आज। तो देख लेते हैं, सबसे पहले ये जो हमने हाईलाइट देखी है उसको इन डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं एससी इश्यूज नोटिस टू गवर्नमेंट ऑन पिटीशन ऑफ नॉन बिलीवर मुस्लिम। नॉन बिलीवर मुस्लिम कहने का मतलब है कि एक मुस्लिम महिला है जिनको क्या है, अभी प्रॉपर्टी में अपने राइट चाहिए, और अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का जो है वो ये बात करता है कि जो महिलाएं होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको पेरेंट की प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं मिलता है। तो ये हुआ पूरा मुद्दा। अब जो है, अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी रूल नहीं है इंडिया में कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को या मुस्लिम लोगों को हिंदू एक्ट के तहत ट्रीट किया जा सके। अब गवर्नमेंट से मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने जवाब, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पर कुछ अपना मेजर लेगी, कुछ ना कुछ काम करेगी, तब जा कर के पॉलिसी में चेंजेस आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या मुद्दा है, फ़िलहाल हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुद्दा है कि जो भी व्यक्ति है जिस धर्म को फॉलो करना चाहता है, जिस तरीके से ट्रीट होना चाहता है, वो उस धर्म को पालन करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और ये जो मुद्दा है वो है ये है कि राइट टू रिलीजन, मेरे को क्या मानना है, मुझे किस तरीके से अपने धर्म को फॉलो करना है, इससे रिलेटेड है। लेकिन जो पिटीशन आई हुई है वो थोड़ी यूनिक तरीके की है। वहाँ पर ये नहीं बात की गई है कि मैं अपना धर्म बदल दूँ या फिर मैं मुस्लिम से हिंदू हो जाऊँ उसके बाद मेरे ऊपर रूल लागू हों। वो महिला जो है वो मुस्लिम ही रहना चाहती हैं, लेकिन वो अपने जो लॉज हैं, वो जो चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग ट्रीट होती हैं, उनको वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहती हैं। तो अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल यहाँ पर जब धर्म का मुद्दा हाईलाइट होता है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल 4 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ से धर्म से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है तो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो क्या न्यूज़ चल रही है ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर अपना पॉलिटी को रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से रिवाइज़ करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू रिलीजन है,
कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आर्टिकल 25 टू 28। इसमें बात क्या की गई है? अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बातें की गई हैं, तो हम देख लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे इसलिए अच्छे से इसको चर्चा कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार। इसका कहने का मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों को अंतर आत्मा की स्वतंत्रता है। मतलब मेरा मन क्या कहता है, अगर मेरा मन कृष्ण की भक्ति में ज़्यादा लगता है तो मैं कृष्ण की डिवोटी बन जाऊं, अगर मेरा मन शरिया के लॉ में ज़्यादा लगता है और अगर मेरा मन मुस्लिम धर्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है तो मैं मुस्लिम बन जाऊँ। ये मेरी इच्छा है, मेरी अंतर आत्मा है, और जो मेरी अंतर आत्मा कहेगी जिस धर्म को मानने की, मैं स्वतंत्र हूँ उस धर्म को मानने के लिए। बी इट मैं किसी भी रिलीजन से आती हूँ बाय बर्थ, लेकिन अगर मेरी अंतर आत्मा कहती है कि मुझे हिंदू की तरफ, हिंदू लॉज जो हैं या हिंदू धर्म ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो मैं उसकी तरफ बढ़ूँगी, और अगर मुझे मुस्लिम धर्म ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो मैं मुस्लिम धर्म की तरफ बढ़ने के लिए भी स्वतंत्र हूँ। ये आर्टिकल 25 कहता है। ठीक है, साथ के साथ इसमें मेंशन है कि जो भी स्वतंत्रताएं हैं कैसी हैं? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। इट मीन्स क्या है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई धर्म मानना है और उसके लिए मैं चीज़ें कर रही हूँ। जैसे कि क्या होता है, हिंदू धर्म में बहुत सारे रिचुअल्स माने जाते हैं, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मेरी अंतरात्मा है, मेरे पास स्वतंत्रता है धर्म को मानने की तो मैं उसके बेस पर कुछ भी करूँगी, ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें होती हैं जो हमेशा रोकती हैं किसी भी चीज़ को एक्सेसिव यूज़ करने के लिए या गलत डायरेक्शन में यूज़ करने के लिए। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? पहला तो होता है सार्वजनिक व्यवस्था, दूसरा होता है स्वास्थ्य और तीसरा होता है नैतिकता। मतलब इन 3 मुद्दों को, इन 3 टॉपिक्स को कभी भी मुझे ब्रीच नहीं करना है अगर मैं धर्म को फॉलो कर रही हूँ। मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूँ ये मेरी पर्सनल चॉइस है, लेकिन 3 चीज़ें कभी भी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। वो क्या क्या हैं? सार्वजनिक व्यवस्था मेरी वजह से ख़राब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि किसी के स्वास्थ्य के ऊपर, जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि नैतिकता का जहाँ मुद्दा है, अनैतिक मेरा काम नहीं होना चाहिए अगर मैं धर्म को फॉलो करने की बात करती हूँ। जैसे कि मुस्लिम में होता है ताजिया की रैली निकलती है ना, या फिर जो हिंदू में भी कई सारी रैलियाँ निकलती है। तो आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर उससे सामाजिक व्यवस्था खराब हो रही, कहीं पे दंगे हो रहे हैं, तो फिर आपको वो रैली निकालने से, वो धर्म को फॉलो करने से, मानने से उस समय के लिए रोक दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा तांत्रिक वगैरह जगह जगह पे पकड़ाते हैं, नरबली की समस्या आती है। तो ये धर्म में, हिंदू धर्म में तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन जब वहाँ पर लोक स्वास्थ्य की बात आए और किसी की जान जाने की बात आ जाए तो फिर उस तंत्र विद्या को रोक दिया जाता है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि नैतिक आचरण होना चाहिए। धर्म को मानना, धर्म तो बात ही करता है नैतिकता की। धर्म से क्या होता है, इंसान के अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गुण आ जाते हैं ना, और वो सारी चीज़ें अगर आप मेरे धर्म के नाम पे अलग तरीके से अपने आप को ट्रीट करोगे और उसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं नैतिकता जो है वो आड़े आ जाएगी, तो इन 3 मुद्दों के आधार पर आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके का कहना चाहिए, जो टर्म है संविधान में, युक्ति युक्त निर्बंधन। तो युक्ति युक्त निर्बंधन इसी को कहते हैं कि आप अपने धर्म को मानने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको क्या करना है, देख करके चलना है कि आपकी वजह से किसी को क्या हो, हानि ना हो, कोई परेशानी ना हो। ये आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 में क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसमें क्या आ जाता है कि मैं किसी धर्म को मानती हूँ, जैसे कि मान लो मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, तो मेरे पास ये स्वतंत्रता है कि मैं उस धर्म को प्रमोट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकती हूँ, मैनेजमेंट कर सकती हूँ। जैसे कि गणेश चतुर्थी आती है, दुर्गा पूजा होती है, तो वहाँ पर मंदिरों में, मंडप में क्या होता है, पंडाल वगैरह लगते हैं, वहाँ पर मूर्ति बिठाई जाती है, पूजा पाठ होती है। तो ये सारी चीज़ें करने की, प्रबंधन करने की धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 26 देता है। इसमें भी सेम चीज़ें होती हैं कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। फिर आपका चलता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता। तो किसी विशेष धर्म का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस भी धर्म को हम फॉलो करते हैं, उसके प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता है। मतलब कि क्या है, इसके अनुसार कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है केंद्र के द्वारा। मतलब मैं कोई धर्म को अगर फॉलो करती हूँ, उसका प्रचार प्रसार करती हूँ, मुझे कोई पैसा अर्न होता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा केंद्र के द्वारा। ये कौन बात करता है? ये आर्टिकल 27 बात करता है, जिसकी आय सीधे किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार और रखरखाव के
के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, उसके बाद 28 आर्टिकल क्या करता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता है। तो जैसे कि मदरसे हो गए, मदरसे में क्या होता है कि वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को। अभी यूपी का एक न्यूज़ आई हुई थी ना, जिसमें बात की गई थी कि मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है उसको यूपी गवर्नमेंट बंद कर रही थी और बच्चों को क्या है स्कूल में भेजने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इलाहाबाद गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया और बोला कि मदरसों को बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, मदरसों को रेगुलेट करना एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है ना। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये आर्टिकल 27 में जो करों के भुगतान की स्वतंत्रता है, तो ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब हज की यात्रा होती है उस टाइम तो गवर्नमेंट टैक्स लेती ही है, कुछ तीर्थ यात्रा कर होते हैं जैसे कि अमरनाथ की यात्रा होती है वहाँ पर भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है या फिर पैसा लेती है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। अगर किसी धर्म के प्रचार प्रसार से जो मुझे पैसा आन होता है उसमें मैं टैक्स देने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई मैं सहायता लेना चाहती हूँ, किसी तरीके की मैं ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ, हज यात्रा में पैसे क्यों लिए जाते हैं कि जो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्च होगा और जो रहने का वहाँ पर रुकने की व्यवस्था होगी, इसके लिए पैसे लिए जाते हैं। तो वो एक तरीके की फ़ी होती है, ना कि एक कर होता है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता। तो जैसे मैंने बात की कि जैसे मदरसे वगैरह हो गए वहाँ पे धार्मिक पूजा हो सकती है, धार्मिक चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि वहाँ पर बाध्य नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति को कि उस चीज़ को फॉलो ही करना है। ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता पर डिपेंड करता है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो आए, सुने, सीखे, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये जो पूरा मुद्दा था हमने समझा, क्या न्यूज़ आई हुई थी, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है उसको हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला ये जो टॉपिक है ये G7 के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में है। G7 मिनिस्टर्स अग्री टू फेज आउट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स बाय 2030। तो इन्होंने बात की है कि जो 2030 होगा वहाँ पर क्या होगा, कोल पावर जनरेशन की बात की गई है इन आवर एनर्जी सिस्टम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2030 और इन अ टाइमलाइन कंसिस्टेंस विद कीपिंग अ लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या मुद्दा है, सबसे पहले तो COP28 जब आई थी और उसके पहले COP21 जो पेरिस का था 2015 में ये हुआ था, और यहाँ पर देखा गया था जब पेरिस में ये COP21 हुआ था तब बात की गई थी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी जा कर के जीवन संभव है धरती पर। अदरवाइज़ ये जो टेम्परेचर राइज इससे ज़्यादा हो गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा धरती पर लोगों का, ये बात है। और हम देख रहे हैं कि ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, ये अभी ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पर लाने की बात की जा रही है कि इतना लेकर आ जाइए टेम्परेचर तो आपकी जीवन संभव है धरती पे। अदरवाइज़ ग्लोबल वार्मिंग का इतने नेगेटिव इफेक्ट होंगे कि ये जो धरती है, ये जो अर्थ है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। और फिर हम भी एक हड़प्पा सभ्यता की तरह सालों बाद में पढ़े जाएंगे इतिहास में कि ऐसे लोग होते थे। फिर आप ये पढ़ेंगे कि अरे उनके पास तो टेक्नोलॉजी भी थी, अरे वो तो क्लास भी रिकॉर्ड करते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, कंप्यूटर चलाते थे, फ़ोन चलाते थे। तो ये एक वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो जाएगी अगर हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करके नहीं रखा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी क्या है, जो G7 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ में 7 देश हैं। मैंने इसको परसों चर्चा की हुई है। अब आपको बताना है कि वो 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। 2-3 मैं बता दूं, जैसे कि जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। अब आपको बतानी है बाकी कंट्रीज़ के नाम, ठीक है, जापान भी है उसमें। तो G7 जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं, G7 के जो ऊर्जा मंत्री हैं, G7 कंट्रीज़ में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की क्या होती है, बैठकें होती है। जैसे कि G20 हुआ था तो ऑल ओवर इंडिया साल भर अलग अलग मिनिस्ट्री की बैठकें चली थी। वैसे ही G7 में जो एनर्जी मिनिस्ट्री है उसकी बैठक हुई है अभी फ़िलहाल, और वहाँ पर ये प्लेज लिया गया है कि हम क्या करेंगे, कोल फायर्ड पावर प्लांट बिठाएंगे, लेकिन उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को हम ओवर रीच या ब्रीच नहीं होने देंगे। ये यहाँ पर प्लेज लिया गया है। सारा मुद्दा उठ करके कहाँ से आया है, COP28 में इस तरीके की बात की गई थी कि हाँ इस दिशा में काम करना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए अभी ये जो मेजर्स है वो ले जाने की बात की जा रही है। डेट याद रखिएगा कब तक के लिए, 2030। तो बाय 2030 के फर्स्ट हाफ में, यानी कि जब आधा समय होगा ये जो 2030 का, मान लीजिए 2030 जैसे ही लगेगा, उसके फर्स्ट हाफ में
अगले 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, इस तरीके के मेजर्स लिए जाएंगे। तो ये जो छोटी सी न्यूज़ है उसको ध्यान में रखिएगा। ये आप कभी आंसर वगैरह में अपने कोट कर सकते हैं कि तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं जो सेफ्टी मेजर्स ले रही हैं टुवर्ड्स क्या, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्या होगा, रिलेट करेगा। साथ के साथ इसको आप जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट से भी रिलेट करके अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्टर से ये टॉपिक जो है वो रिलेट करता है। क्या बात कर रहा है, ये एनालिटिकल है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार आपने समझ लिया तो अगर स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो बात की क्या की जा रही है, द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट डज अ राइज इन सेविंग कॉज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या सेविंग्स जो बचत है उसको बढ़ाया जाता है तो हमेशा जो होता है वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इस आर्टिकल में, और साथ के साथ सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उसका आंसर भी दिया गया है। तो बात ये की जा रही है कि एक कीन्स की थ्योरी है। कीन्स की थ्योरी क्या कहती है, कीन्स की थ्योरी जब आई थी, कब आई थी, जब कीन्स ने ये थ्योरी दी थी 1936 में। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जो है वो कीन्स की किताब का नाम है। 1936 में ये बुक आई थी और इसमें कीन्स ने बोला था कि जब सेविंग बढ़ती है यानी कि जब बचत बढ़ती है तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो घटने लगता है। तो जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो है रिवर्स एक रिलेशन बताया था किसने, कीन्स ने। तो इसके ऊपर एक मुद्दा है। अब ये बात बताई गई है कि क्यों घटता है इन्वेस्टमेंट या क्यों ये नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो बात ये है कि सबसे पहली बात आप समझिए कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इकोनॉमी काम कैसे करती है। इकोनॉमी चलती ऐसे है कि कोई भी सामान प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। जब प्रोड्यूसर उस सामान को प्रोड्यूस करता है फिर वो उसको लेकर के आता है मार्केट में, और जब वहाँ पर जा कर के कंज्यूमर उसको ख़रीदता है, उस कंज्यूमर को उस सामान को खरीदने के बदले में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और इस तरीके से मनी का फ्लो होता है। और मनी के फ्लो की वजह से क्या होता है, ये इकोनॉमी का साइकिल चलता रहता है और इकोनॉमी ग्रोथ करती रहती है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी मार्केट को, बाजार को चलाने का। लेकिन कीन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब सेविंग्स बढ़ने लगती हैं, सेविंग्स बढ़ने का मतलब क्या है कि जो हाउस होल्ड है, मैं आप हैं, हम क्या करते हैं, पैसे को खर्च करने की जगह में बचत करने लगते हैं। और जब बचत करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, मार्केट में जो लोग हैं, कंज्यूमर हैं, वो सामान खरीदना कम कर देते हैं। सामान खरीदना कम करते हैं तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और मार्केट जो है वो बहुत मंदी की स्थिति में चली जाती है। तो इसका शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट अर्थव्यवस्था को देखने को मिलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मंद हो जाती है जहाँ पर बचत बढ़ने लगती है और लोगों का खर्च जो है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वगैरह है, जो कम होने लगता है। ये एक थ्योरी है। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दूसरी थ्योरी देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब सेविंग बढ़ती है तो मार्केट में घाटे की स्थिति आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ें देखेंगे तो आपको इसके बेनिफिट दिखाई देंगे। कैसे बेनिफिट दिखाई देंगे कि मान लीजिए कि मैंने सेविंग्स करना शुरू किया, आज मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए और मैं आज 10-10 रुपये करके या 100-100 रुपये करके मैं जोड़ रही हूँ। एक साल के बाद जब मैं इस चीज़ों को देखूँगी तो मेरे पास अच्छा खासा एक अमाउंट क्या होगा, तैयार हो जाएगा, है ना, कलेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं इस अमाउंट को क्या करूँगी, अगर मेरे पास मोटी रकम हो जाएगी तो मैं इसको क्या करूँगी, इन्वेस्ट करूँगी। डेफिनेटली पैसे रख के क्या करूँगी, वो डबल तो हो नहीं जाएंगे रखे रखे। तो जब सेविंग बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक अच्छा पैसा जो होता है वो लोगों के पास में इकट्ठा हो जाता है और फिर क्या करते हैं लोग, उसको इन्वेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है बात बोली गई है कि कीन्स की थ्योरी अपनी जगह ठीक है कि सेविंग्स बढ़ने की वजह से इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सेविंग बढ़ने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको पैसा अच्छा मिलता है और फिर वो बहुत ही बड़े लेवल पे क्या करते हैं, सामान को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं और फिर मार्केट में वो साइकिल जो है वो चलने लगता है कि लोग उसको खरीदते हैं। तो ये जो है बात की गई है इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट घटता ही है या फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सेविंग बढ़ने से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बढ़ता भी है। तो आपको अगर इस तरीके से कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए कि क्या सेविंग बढ़ने से नेगेटिव इफेक्ट ही होता है, तो ऐसा नहीं है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं। ये हुई न्यूज़।
अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? द राइजिंग शेयर ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज़ अ कंसर्न। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनके बीच में एक गैप देखा जा रहा है। ये भी जो टॉपिक है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, एक तो पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? जब किसी भी आदमी, किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति या संस्था के ऊपर में उनकी जो साल भर की आय होती है उसको मेज़र करके जब उस पर टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा, तो उसको कहते हैं पर्सनल इनकम टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि डायरेक्टली किसी व्यक्ति से नहीं इसको लिया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उस व्यक्ति से उन चीज़ों को वसूल किया जा रहा है। डिफरेंस क्या है? पर्सनल इनकम टैक्स में चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर आपकी 1 करोड़ की आपकी आय है तो आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, और ये डायरेक्टली देना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं यहाँ कहीं लूप हॉल है वहाँ से निकल जाऊँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको देना है तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल में मेंशन है, ये आपके टैक्स सिस्टम के में जो रूल है उसमें मेंशन है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है डायरेक्टली लिया जाता है, इनडायरेक्टली लिया जाता है कंज्यूमर से। कैसे लिया जाता है कि कोई भी रॉ मटेरियल जैसे जैसे वो प्रोसेस्ड होता जाता है और फाइनल एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, तो हर लेवल पे जब वो रॉ मटेरियल होता है और सबसे पहले वो कम आता है इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पर हर एक एक स्टेप में क्या होता है, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, चाहे उसका प्रोडक्शन हो, उसमें टैक्स लगने लगता है। और वो थोड़ा थोड़ा चार्ज जोड़ करके लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर होता है उससे वो चार्ज क्या कर लिया जाता है, वसूल लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक पेन को बनाने के लिए कॉस्ट लगी 2 रुपये, लेकिन वो आपको मिल कितने में रही है? 5 रुपये में। क्यों मिल रही है? क्योंकि जगह जगह के पे उसके क्या हुए हैं, मेकिंग चार्जेस लगे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लगा है, फ्यूल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगी है। तो ये सारे चार्जेस जोड़ जोड़ के क्या होता है, फाइनल उसका प्राइस 5 रुपये तैयार होता है। और वो किससे वसूला जाता है? हम और आप जो कंज्यूमर हैं, फाइनल उपभोक्ता है, उनसे वसूला जाता है। तो ये जो डिफरेंस होता है, पर्सनल इनकम टैक्स डायरेक्टली लिया जाता है, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, नाम ही में इसका स्पष्ट है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। बोल के नहीं लिया जाता है, बट किसी ना किसी तरीके से कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, वसूल लिया जाता है आपसे। तो अभी ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये जो एडिटोरियल है, इसमें बात की गई है अलग अलग चार्ट के माध्यम से कि क्या हो रहा है। अभी जो पर्सनल इनकम टैक्स है और साथ के साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बीच में गैप देखा जा रहा है। और वो गैप कैसे देखा जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो बहुत बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिल रहा है, लेकिन जो ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो घट रहा है। अब घट रहा है तो भाई क्यों? ये समस्या की बात किस लिए है? समस्या की बात इसलिए है कि कभी भी पर्सनल इनकम टैक्स घटेगा कब? घटेगा तब जब आपकी आय कम हो जाएगी। मान लीजिए आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो उस पर आप 10 रुपये का टैक्स दे रहे थे। अब आप कमा रहे हैं 50 रुपये, तो अब आप कितने रुपये टैक्स दे रहे हैं? 5 रुपये का टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आपका टैक्स जो है, जो डायरेक्ट टैक्स है, वो कम हो गया है, इट मीन्स क्या है, आपकी आय जो है वो कम हो गई है। तो ये जो बात है, ये जो कंसर्न है, इस एडिटोरियल के माध्यम से बताया गया है कि पर्सनल इनकम टैक्स कम होने का रीज़न सीधा सीधा क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है उसकी आय पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी कमाई कम हो रही है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। कल ही हमने देखा था, एक न्यूज़ देखी थी इनइक्वालिटी की, जहाँ पर बात थी कि इंडिया में 1% लोग अरबपति हैं और बाकी सारे 99% लोग क्या है, या तो बिलो पॉवर्टी लाइन है या फिर मिडिल क्लास फैमिली की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं उनके पास में। तो ये जो बात है ये की गई है। तो यहाँ हमारे लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी था कि ये जो पर्सनल इनकम टैक्स अगर घट रहा है तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और भी कुछ खास इसमें चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का, यानी कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि पर्सनल इनकम टैक्स बोल लीजिए, और साथ के साथ में ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके बीच में एक डिफरेंस की बात की गई है जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्या है कि प्रत्यक्ष कर सीधे व्यक्तियों या संस्थाओं पर लगते हैं और इन्हें किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जाता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी और ने प्रोड्यूस किया और कोई और कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर में होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, प्रोड्यूसर कोई और है लेकिन जो टैक्स है वो कंज्यूमर से लिया जाता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर लगते हैं उसी से वसूल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरी कमाई है और टैक्स मेरा पड़ोसी भर दे, ऐसे तो कभी भरेगा भी नहीं। पड़ोसी छोड़ दीजिए, आपके अपने खुद के रिश्तेदार नहीं भरेंगे। आप कहें कि भाई मेरी कमाई है, टैक्स तुम भर दो, कोई नहीं भरेगा। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं
वो डायरेक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लगते हैं उन्हीं से वसूल किए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जहाँ पर जो फाइनल कंज्यूमर होता है उससे वसूल किए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर होते हैं, आमतौर पर भुगतान करने की क्षमता पर आधारित होते हैं, इसलिए अक्सर करदाता की आय या संपत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। भुगतान करने की क्षमता कहने का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कम है, कम पैसा कमाता है तो वो कम टैक्स पे करेगा, किसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा कमाता है तो ज़्यादा पे करेगा। तो ये जो होता है, क्या होता है, टैक्स जो है वो अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया, एक किसी व्यक्ति को अगर अंबानी को एक पेन खरीदने में 5 रुपये देने पड़ रहे हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को भी पेन खरीदने में क्या है 5 रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गरीब व्यक्ति गरीब है तो उससे कम पैसे लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए बराबर होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स है उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। प्रोग्रेसिव तो किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन सेंटर के लिए ज़रूर है। तो याद रखिएगा, ये की टर्म हमेशा पूछे जाते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स किसे बोला जाता है, तो डायरेक्ट टैक्स को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का जो सिस्टम है, टैक्स देने का परसेंटेज है वो बढ़ता जाता है, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव किसको बोला जाता है, अप्रत्यक्ष कर को, क्योंकि इसमें आय चाहे कितनी भी हो किसी व्यक्ति की, कोई मैटर नहीं करता, टैक्स तो उसको उतना ही देना पड़ता है। तो ये जो 2 बेसिक डिफरेंस है इसको याद रखिएगा, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपसे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और साथ के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या न्यूज़ है पहले तो ये जान लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है, वेनिस जो है एक कंट्री है, उसने अभी सोचा है कि वो क्या करेगा, टूरिज़्म जो उनके यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके ऊपर एक एंट्री फ़ी लगाएगा। अब एंट्री फ़ी लगाने का कारण कहाँ से रेज हुआ है, तो बात है कि व्हाट हैज़ बीन द रिस्पॉन्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो अभी टूरिज़्म है वो वेनिस के ऊपर में उसका बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ भी इंडिया में पता नहीं ऐसा चलन क्यों है कि अभी तो मैंने जितने लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा यूरोप घूमने के लिए जाते हैं। पता नहीं, इंडिया में इतनी खूबसूरत प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको अगर मौका मिले तो पहले वहाँ जाना चाहिए, उसके बाद विदेशों में जाना चाहिए। खैर अलग बात है, अब सब हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है। तो वेनिस में अभी क्या हो रहा है कि जो टूरिज़्म का जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। और जब लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आते हैं तो बहुत ही कहना सही है कि लोग बहुत अनहाइजीनिक भी हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैला देते हैं, कहीं पे प्लास्टिक फेंक देंगे, कहीं पे कुछ। तो इस वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान होता है। तो वेनिस अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा है, एक मेज़र ले रहा है। और उसमें क्या कर रहा है, टूरिज़्म को क्या कर रहा है, अब एंट्री फ़ी लगाएगा टूरिस्ट के ऊपर कि भैया यहाँ पर आपको आना है, आपको एंट्री फ़ी पहले इतना पे करना पड़ेगा तभी आप यहाँ पर आ पाएंगे। तो एक अच्छा चीज़ है, अच्छी एक मेज़र है, सेफ्टी मेज़र्स ठीक है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जो आज की धरोहर है उसको बचा करके रखें, ठीक ठाक रखें, सो दैट क्या हो कि आगे आने वाली पीढ़ी उसका सही से यूज़ कर पाए। अब ये तभी हो पाएगा ना जब हम साफ़ सुथरा स्वच्छ रखेंगे अपने एनवायरनमेंट को। तो वेनिस ये इस तरीके का मेज़र ले रहा है। तो आप इसको अपने आंसर राइटिंग में एज अ एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ वेनिस में हो रही है और इसका एक इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा। क्यों, पहली बात तो ये कि टूरिस्ट से टैक्स अच्छा कलेक्ट होगा। अगर एंट्री फ़ी लग रही है तो टैक्स भी अच्छा आएगा। और वो टैक्स का पैसे का यूज़ वेनिस कैसे करेगा, अपने टूरिस्ट प्लेस जितने होंगे उनको और ज़्यादा अच्छा तरीके से ट्रीट करने के लिए, उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए, उनको और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए। तो यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में इस वजह से जो वेनिस है उसका टूरिस्ट प्लेस शामिल हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बर्डन बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए वेनिस ने इस तरीके का मेज़र लेना शुरू किया है। अब यहाँ पे बात की गई है कि सस्टेनेबिलिटी तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेज़र। व्हाट अबाउट अदर पॉपुलर स्पॉट्स, तो यहाँ पर जो वेनिस है वहाँ पर तो ये चीज़ें हो रही हैं। 1-2 ऐसे उनके स्पॉट हैं जहाँ जिसको यूनेस्को ने डेंजर लिस्ट में डाल रखा है, तो वहाँ पर वो इस तरीके की क्या कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं और फ़ी लगा रहे हैं। लेकिन बात की गई है कि अदर जो भी प्लेसेस हैं, यूरोपियन सिटीज़ हैं, और जैसे कि एम्स्टर्डम हो गया, बार्सिलोना हो गया, लंदन हो गया, तो यहाँ पर क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या इस तरीके की चीज़ें की जा रही चाहिए क्या, ये सारा मुद्दा है इसमें। साथ के साथ में इंडिया के रिस्पेक्ट में भी बात की है कि कैन इंडिया फॉलो सूट, तो इसमें बात की गई है कि बिल्कुल इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें की जानी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक तो खुद की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसके बाद में इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं।
हमारे यहाँ अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं जैसे कि ताजमहल वगैरह हो गया, हमेशा विजिट करने के लिए फॉरेनर्स आते रहते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे हमारे यहाँ पे टूरिस्ट का बर्डन है और इसको ध्यान में रखते हुए कि इंडिया को भी इस तरीके के मेजर्स लेने चाहिए। इसका बहुत सारा मल्टीपल फ़ायदा होगा। एक तो आपको रेवेन्यू अच्छा कलेक्ट हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट भी सही सॉर्ट रहेगा और आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। तो ये जो पूरा जो टॉपिक है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब आपको एसडीजी के बारे में यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जब भी कोई टॉपिक आता है तो एसडीजी में जो 13 है, एसडीजी 13 वो बात करता है क्लाइमेट के बारे में। साथ के साथ में बहुत सारे अलग अलग है जैसे कि एसडीजी 14 क्या बात करता है, एसडीजी 14 बात करता है लाइफ ऑन लैंड की, है ना, लाइफ ऑन लैंड या फिर लाइफ बिलो वाटर, ये सारी चीज़ें। तो जब भी आप इस तरीके के आंसर कभी भी लिखें तो आपको एसडीजी वगैरह को कोट करना चाहिए, इससे आपका आंसर और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं वेनिस का एग्जाम्पल दे करके। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला जो ये एडिटोरियल है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें चीज़ें तो नहीं है लेकिन एक कंसर्न ज़रूर है, कोर्ट नर्स टू हॉस्पिटल चार्जेस ऑफ रिफॉर्म अपॉर्चुनिटी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट है उसने बात की है और इंडियन गवर्नमेंट से ये चीज़ें पूछी है। अब क्यों पूछी है, एक तरीके का पीआईएल आया हुआ था इससे रिलेटेड, जो पब्लिक लिटिगेशन आई हुई थी, याचिका आई हुई थी जिसमें बात की गई थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किसी भी बीमारी के इलाज में जितना पैसा लगता है उसका 2 गुना या 3 गुना जो है वो कहाँ पर लग रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो जब बीमारी एक है, सर्जरी का प्रोसेस एक है, तो फिर यहाँ पर इतना गैप क्यों है। तो इस गैप को भरने के लिए क्या गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके बारे में कोर्ट ने पूछा है। तो ये आपके लिए ओवरव्यू है। इसमें बहुत ज़्यादा इस एडिटोरियल में चीज़ें नहीं अच्छी मेंशन की गई है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ एक तरीके का कंसर्न ज़रूर है। आप जब भी समस्या बात बताएंगे अगर कि हमारे हेल्थ सिस्टम में क्या समस्याएं हैं तो आपको इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर भी डालनी चाहिए। इस तरीके की जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ से जो भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, कहीं पर आप राइट डाउन करके रख सकते हैं उसको कि इस तरीके का कंसर्न कोर्ट के द्वारा भी दिखाया गया है और ये हमारे यहाँ पर क्या है, मुद्दे चल रहे हैं। ठीक है, अब ये अगली न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात कर रही है जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और जल है तो जीवन है, और अभी फ़िलहाल ऐसा है कि पर्यावरण है तो जीवन है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं है तो फिर हमारा जीवन क्या है, असंभव हो जाएगा कुछ सालों में। तो बात की गई है वार्निंग ऑफ इंडियन ओशन सेट टू एसेलरेट। यहाँ पर स्टडी बोल रही है एक कि अभी जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि सरफेस लेवल राइज कर रहा है। साथ के साथ में वहाँ का जो टेम्परेचर है सरफेस का, यानी कि समुद्र का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और गर्म कब से हो रहा है, तो 1950 से लेकर के अगर 2020 तक हम देखें तो क्या है, टेम्परेचर का लगभग 1.2 डिग्री का क्या हुआ है, राइज हुआ है। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है 1.2 डिग्री, लेकिन जब आपको लगे कि ये बहुत छोटा नंबर है तो समंदर का एरिया जो है उसको अपने दिमाग में मेज़र कर लीजिएगा, विजुअलाइज कर लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि अगर पूरे सरफेस लेवल पे ये जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हम सभी को मालूम है कि अर्थ पर 97% क्या है, पानी है, और उस 97% में 95% जो है वो सलाइन वाटर है, समुद्री पानी है। 2% 3% हार्डली है जो पीने का पानी है, पीने योग्य पानी है। तो अगर पूरे समंदर वाले एरिया पे इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे। और किस तरीके से ये जो टेम्परेचर राइज है वो चला जा सकता है अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो 1.7 डिग्री से लेकर के 3.8 डिग्री तक बढ़ सकता है आगे। तो सोच लीजिए कि अभी जब 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड है तब तो हमने कंसर्न रेस कर दिया, अगर ये 3.8 डिग्री पहुंच गया तो फिर क्या ही होगा हमारा। साथ के साथ इसमें बात की गई है कि अभी क्या होता है, टेम्परेचर राइज की वजह से, मैंने कल बात की थी कि साइक्लोन कब आता है, जब समुद्र का जो सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री होता है तब जाकर के साइक्लोन आता है। अब ये जो सरफेस का लेवल है बढ़ता जाएगा तो साइक्लोन, चक्रवात आने की खतरे भी बढ़ते जाएंगे। इस आर्टिकल में बात की गई है कि अभी जो है अगर 20 बार चक्रवात आता है एक साल में तो अब वो क्या हो जाएगा, बढ़ करके 220 से 250 चला जाएगा। यानी कि इतने सारे डेज होंगे जहाँ पर चक्रवात की समस्या होने लगेगी अगर हमने इसको ध्यान में नहीं दिया। और अगर चक्रवात बढ़ने लगा तो मैंने कल ही बताया था कि साइक्लोन आता है तो क्या आता है भाई, भारी तबाही लेकर आता है। जब भी साइक्लोन आता है मौसम ख़राब हो जाता है, तूफान आती है, बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर इस तरीके से टेम्परेचर राइज होता रहा, हमने इसको टैकल नहीं किया तो फिर क्या होगा, हमारा जो साइक्लोन आने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा और उसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे।
साथ के साथ इसमें बात की गई है कि सिर्फ ये नहीं होगा कि साइक्लोन ही आएगा, इससे ये भी चीज़ होगी कि जो कोरल ब्लीचिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब कोरल जो ब्लीचिंग क्या होती है तो हमने देखा हुआ है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा, कोरल रीफ होती हैं। कोरल रीफ जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके से रंग बिरंगी कह लीजिए शैवाल होती हैं, जो कि जो समुद्री चट्टानें होती हैं वहाँ पर उगती हैं, और इन चट्टानों पे ये जो होती हैं वो अपना जीवन भरण पोषण करती हैं, और इनकी वजह से जो है आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ रहता है, क्योंकि ये स्वच्छ वातावरण में ही उगती हैं। तो कोरल रीफ एक तरीके से इंडिकेटर होती हैं स्वच्छ वातावरण के, साफ पर्यावरण के। लेकिन अभी जब ग्लोबल वार्मिंग का जो डे बाय डे बढ़ रहा है, उसकी वजह से ये जो कोरल रीफ हैं इनकी क्या हो रही है, ब्लीचिंग हो रही है, इनका कलर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। रंग बिरंगी होती हैं, कलर धीरे धीरे ख़त्म होता है, और एक टाइम के बाद क्या होता है, ये नष्ट हो जाती हैं। तो ये जो कोरल ब्लीचिंग की समस्या है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अगर साइक्लोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर का राइज़ इसी तरीके से होते रहेगा। साथ के साथ में समुद्र के सरफेस पर भी फॉरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि जंगल केवल धरती पे होते हैं, समंदर के अंदर भी नीचे फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर मछलियाँ रहती है, बहुत अलग तरह तरह के जीव रहते हैं। तो जब टेम्परेचर का राइज होगा तो समंदर को भी इससे इफेक्ट होगा, वहाँ के फॉरेस्ट को भी होगा। और साथ के साथ में जो फिशरीज सेक्टर है, समुद्र में बहुत बड़े लेवल पे मछली पालन किया जाता है। हमारे यहाँ जो साउथ वाला जो तमिलनाडु वगैरह का जो रीजन है, वहाँ पर जो लोगों का जीवन ही इनके ऊपर, फिशरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी, टेम्परेचर राइज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस तरीके की फिशरी सेक्टर को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ के साथ इसमें बात की गई है वन हिरोशिमा बॉम्ब। तो अभी बात की गई है कि अगर ये जो टेम्परेचर राइज है इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बाय 21 सेंचुरी, अभी तो हम क्या है 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जब ये शताब्दी पूरी हो जाएगी उस समय तक इतना टेम्परेचर का राइज हो चुका होगा कि हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था उस तरीके की जो हीट है, उस तरीके का एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगा यहाँ पर। तो बहुत ही मेजर भयावह जो है कंसर्न है ये जो है, अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अगली ये न्यूज़ है, बहुत छोटी सी है, इसमें बात की गई है एक्सपर्ट पैनल फेवर्स रीओपनिंग एलिफेंट कॉरिडोर शिफ्टिंग चिन्नकलन कॉलोनीज़। ये जो चिन्नकलन कॉलोनीज़ है ये भी कहाँ पर आती है, मुन्नार वाले रीजन में। अब मुन्नार से आपको याद आया होगा, अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ज़रूर याद आया होगा कि हमने कल ही इसके बारे में बात की थी कि यहाँ पर टी कल्टीवेशन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर 3 टाइगर स्पॉट किए गए हैं। तो ये वही वाला रीज़न है जहाँ पर अभी फ़िलहाल हाथी कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। और ये पूरा एरिया कहाँ पर आता है, तो केरला में आता है। केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि जो पैनल है एक तरीके से बैठे और वो ध्यान दें कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाए। एलिफेंट कॉरिडोर बनाए क्यों जाते हैं, जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरल का, वहाँ पे जनरली ये होता है कि जो हाथी हैं वो शहरों की तरफ या गांव की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता होता है, और यहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे पीडीएस राशन मिलता है, ये हाथी वहाँ पर आते हैं, वहाँ पे अटैक करते हैं। और जब भी इस तरीके से कोई जानवर अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है जो इंसान है वो उसको रेप्लिकेट करेगा, उसकी तरफ वो हावी होगा ही होगा। तो यहाँ पर मैन ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसको रोकने के लिए जो पैनल है, हाई कोर्ट ने और पैनल ने ये बोला है कि क्या करना चाहिए, कॉरिडोर बना देना चाहिए। एलिफेंट कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो हाथी क्या है वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। लोकेशन से याद रखिएगा कि ये जो चिन्नाकलन है या फिर मुन्नार है ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में कहीं ऑप्शन में दिख जाए कि ये कहाँ पर है, किस राज्य से आता है, तो केरल आपको पता होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।